प्रेम सर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का बायोलॉजी टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में हम फूलों की दुनिया के इसी छुपे हुए विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। हमारा विषय है एनसीईआरटी कक्षा 12 जीव विज्ञान का पहला अध्याय पुष्प पादपों में लैंगिक प्रजनन। आज हम महज सतह को नहीं छुएंगे, बल्कि हम एक एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की गहराई में जाएंगे। हाँ, और इसे पूरी तरह से समझने के लिए चलिए अपने दिमाग में एक वर्चुअल 3D क्लासरूम बना लेते हैं। शुरुआत एकदम बेसिक से करते हैं। जब हम किसी फूल को देखते हैं तो वो सजावट या किसी को गिफ्ट देने का जरिया लगता है। हाँ, बिल्कुल। इंसानों ने तो फूलों को अपनी जिंदगी के हर इमोशनल हिस्से से जोड़ लिया है। लेकिन अगर एक बायोलॉजिस्ट के नजरिए से देखा जाए तो फूल वास्तव में क्या है? देखो, यही सबसे बड़ा कैच है। आम इंसान के लिए फूल भले ही सजावट की चीज हो, लेकिन एक बायोलॉजिस्ट के नजरिए से पुष्प एक आकारिकीय और भ्रौणिकीय आश्चर्य है। मतलब ये एक मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मावल है। अच्छा, तो मतलब ये कोई सजावट का सामान नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये पादपों का लैंगिक जनन स्थल है। यानी पौधे का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसी एक खूबसूरत सी संरचना के अंदर काम कर रहा है। इसका मतलब फूल का असली मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना है। उसकी महक, उसका रंग, उसका नेक्टर, ये सब हमारे लिए नहीं बल्कि प्रजनन की प्रक्रिया का हिस्सा है। 100% सही। प्रकृति में कोई भी चीज बिना किसी ठोस कारण के इतनी ऊर्जा खर्च करके नहीं बनाई जाती। और इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत तब होती है जब पौधे में फूल आने वाले होते हैं, जिसे हम प्री फर्टिलाइजेशन या निषेचन पूर्व संरचनाएं कहते हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल। एक फूल के अंदर मुख्य रूप से 2 जनन अंग विकसित होते हैं। पहला है पुमंग, जिसे एंड्रोशियम कहते हैं, जो नर जनन अंग को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा है जायांग या गाइनोशियम, जो मादा जनन अंग है। तो चलिए सबसे पहले नर जनन अंग यानी पुमंग से शुरुआत करते हैं। इसमें पुंकेसर का जिक्र आता है, जिसके 2 मुख्य भाग होते हैं। हाँ, एक लंबा और पतला डंठल जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं, और ऊपर का फूला हुआ हिस्सा जिसे परागकोश या एंथर कहते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी उलझन होती है। बुक में बाइलोब्ड और डाइथीकस जैसे शब्द आते हैं। मुझे ये विजुलाइज करने में बहुत दिक्कत होती है। बहुत ही शानदार सवाल है। यही वो जगह है जहां स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। चलिए इस एंथर का एक 3D मॉडल अपने दिमाग में बनाते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। मान लीजिए आपके सामने एक कैप्सूल जैसी संरचना है, जिसके बीच में एक गहरी लाइन है। जब हम कहते हैं कि परागकोश बाइलोब्ड या द्विपालित है, तो इसका मतलब है कि इसमें 2 अलग-अलग हिस्से या लोब्स हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। ओके, 2 हिस्से हो गए। अब अगर हम उस कैप्सूल को बीच से काट दें और ऊपर से झांक कर देखें, तो हर एक लोब के अंदर 2 छोटे-छोटे कमरे या कोष्ठ दिखाई देंगे। इसलिए इसे डाइथिकस या द्विकोष्ठी कहा जाता है। अच्छा, तो 2 लोब्स और हर लोब में 2 कमरे, यानी कुल मिलाकर 4 कमरे हो गए। बिल्कुल। और इन्हीं 4 कमरों को हम माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजांगुधानी कहते हैं। ये चारों कोनों पे स्थित होती हैं। राइट। अब अगर हम इस माइक्रोस्पोरेंजियम की दीवार को माइक्रोस्कोप के नीचे जूम करके देखें, तो उसमें 4 परतें दिखाई देती हैं। बाहर से अंदर की तरफ चलें तो एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम और फिर मिडिल लेयर्स। ये बाहर की 3 परतें तो मुख्य रूप से गार्ड्स की तरह सुरक्षा का काम करती है ना, और जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो उसे फटने में मदद करती हैं। एग्जैक्टली। लेकिन इसके बाद आती है चौथी और सबसे आंतरिक परत, जो है टैपेटम। टैपेटम। ऐसा लगता है कि इस परत का काम बाकियों से काफी अलग है। यहां मैं सबको रोकना चाहूंगा। ध्यान दो, ये एनसीईआरटी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे। टैपेटम कोई आम परत नहीं है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मुख्य काम है अंदर बन रहे विकासशील पराग कणों को पोषण या नरिशमेंट देना। टैपेटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो सघन जीवद्रव्य यानी डेंस साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं। और इनमें एक से अधिक केंद्रक भी तो होते हैं ना? हाँ, ये सबसे खास बात है। इनमें सामान्यतः 1 से अधिक न्यूक्लियस होते हैं। बोर्ड में कई बार पूछा जाता है कि टैपेटम का क्या कार्य है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझना चाहूँ तो टैपेटम एक तरह की वीआईपी केटरिंग सर्विस है। मतलब अंदर परागण तैयार हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और टैपेटम उन्हें बढ़िया क्वालिटी का खाना खिलाकर मजबूत बना रहा है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। लेकिन एक बात बताइए, इसका साइटोप्लाज्म डेंस क्यों होता है और इसमें 1 से ज्यादा न्यूक्लियस क्यों होते हैं? बहुत ही लॉजिकल सवाल है। देखो, टैपेटम को हजारों परागकणों के लिए एंजाइम्स, हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स बनाने होते हैं। अच्छा। तो इतने बड़े पैमाने पर फैक्ट्री चलाने के लिए सेल का डेंस होना
और ज्यादा डीएनए यानी ज्यादा न्यूक्लियस होना जरूरी है ताकि काम तेजी से हो सके। कमाल का मैकेनिज्म है। तो अब हमें पता है कि पोषण कहाँ से मिल रहा है, लेकिन ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया है, जहाँ ये परागकण वास्तव में बन रहे हैं, वो कैसे काम करती है? चलो इसे भी स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। मान लो उस माइक्रोस्पोरेंजियम के बिल्कुल केंद्र में एक खास तरह के टिश्यू का समूह है जिसे बीजाणु जन्म ऊतक या स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। ओके। जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, इस ऊतक की हर एक कोशिका पॉलन मदर सेल का काम करने लगती है। और अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण विभाजन होता है जिसे मियोसिस कहते हैं। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, जहाँ क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। लेकिन पौधों को क्रोमोसोम आधे क्यों करने हैं? क्योंकि आगे चलकर इस नर परागकण को मादा अंड कोशिका के साथ जुड़ना है। अगर दोनों हैप्लॉइड यानी आधे आधे नहीं होंगे तो अगली पीढ़ी में क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। और फिर तो प्रजाति ही बदल जाएगी। बिल्कुल सही। तो जब एक पराग मात्र कोशिका मियोसिस करती है तो वो 4 कोशिकाओं का एक गुच्छा बनाती है जिसे हम माइक्रोस्पोर टेट्रायड कहते हैं। और फिर जब पराग कोश परिपक्व होता है और सूखने लगता है तो ये चारों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, राइट? हाँ, और यही हमारे परागकण या पॉलन ग्रेन्स कहलाते हैं। और यही परागकण नर युग्मकोद्भेद है। इनका आकार बहुत सूक्ष्म होता है, लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनकी बाहरी परत, जिसे बाह्य चोल या एक्साइन कहते हैं। हाँ, एक्साइन पर तो बोर्ड और नीट दोनों में ढेरों सवाल आते हैं। परागकण की ये बाहरी परत एक बहुत ही खास रसायन से बनी होती है जिसे स्पोरोपोलिनिन कहते हैं। सबसे कठोर और प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थों में से एक है। प्रतिरोधी से मतलब कि इस पर किसी चीज का असर नहीं होता? एकदम सही। चाहे कितना भी उच्च तापमान हो या कितना भी तेज एसिड या बेस हो, स्पोरोपोलिनिन उसे झेल सकता है। वाह! यहां तक कि आज तक कोई ऐसा एंजाइम पता नहीं चला है जो इसे नष्ट कर सके। यही कारण है कि परागकण हजारों लाखों सालों तक फॉसिल्स के रूप में बिल्कुल सुरक्षित बचे रहते हैं। प्रकृति का अपना बुलेट प्रूफ आर्मर। लेकिन इसके पीछे का क्यों क्या है? मतलब परागकण को इतना मजबूत होने की क्या जरूरत है? इमेजिन करो एक परागकण हवा में उड़ रहा है। उसे तेज धूप की यूवी किरणें झेलनी है, बारिश झेलनी है, मिट्टी के एसिड्स झेलने हैं। हाँ, ये तो है। अगर वो रास्ते में ही मर गया तो पौधे का पूरा वंश खत्म हो जाएगा। इसलिए उसे इतना मजबूत बनाया गया है। बहुत ही तार्किक बात है। लेकिन अगर ये इतना ही अभेद्य है तो फिर परागकण के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो बाहर कैसे आएगा? प्रजनन कैसे होगा जब कोई दरवाजा ही नहीं है? यहीं पर प्रकृति की इंजीनियरिंग सामने आती है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट यानी एक्साइन में कुछ छोटी छोटी जगह होती हैं जहां स्पोरोपोलिनिन नहीं होता। ओ अच्छा। इन छिद्रों को जनन छिद्र या जर्म पोर कहते हैं। यही वो दरवाजा है जहां से सही समय आने पर पराग नलिका या पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है। क्या डिजाइन है यार! अच्छा, अंदर की परत और कोशिकाओं का क्या होता है? अंदर की परत पतली और लचीली होती है जिसे इंटाइन कहते हैं। ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ओके। अब जब परागकण परिपक्व हो जाता है तो उसके अंदर 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। पहली है कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल, जो आकार में काफी बड़ी होती है और जिसमें भरपूर खाना स्टोर होता है। और दूसरी कोशिका? दूसरी है जनन कोशिका या जेनरेटिव सेल, जो बहुत छोटी होती है। और मजे की बात यह है कि ये छोटी जनन कोशिका बड़ी वाली कायिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में एक नाव की तरह तैरती रहती है। क्या बात कर रहे हैं! हाँ, और लगभग 60% एंजियोस्पर्म्स में परागकण इसी 2 सेल्ड स्टेज में हवा में झड़ जाते हैं। तो ये बुलेट प्रूफ परागकण हवा में निकल चुके हैं, लेकिन इनके इस तरह बाहर निकलने का हमारे वास्तविक जीवन पर क्या असर पड़ता है? ये तो एक विडंबना है कि जिस परागकण को हम विकास का एक मास्टरपीस मान रहे हैं, वही बहुत से लोगों के लिए एक बुरे सपने जैसा होता है। बिल्कुल सही कहा। अनेक प्रजातियों के परागकण इंसानों में गंभीर एलर्जी पैदा कर सकते हैं। एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है गाजर घास या पार्थीनियम। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। भारत में जब आयातित गेहूं मंगाया गया था तो उसके साथ ही एक अनचाहे पौधे के रूप में आ गया था। इसके परागकण इतने सूक्ष्म और हानिकारक होते हैं कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर सांस की बीमारियां पैदा कर देते हैं। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। पश्चिमी देशों में एथलीट्स और घुड़दौड़ वाले घोड़े अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इन्हीं पॉलन टैबलेट्स और सिरप का सेवन करते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब जो चीज एक तरफ अस्थमा कर रही है
वही दूसरी तरफ सप्लीमेंट का काम कर रही है। हाँ, क्योंकि परागकणों में न्यूट्रिएंट्स कूट-कूट कर भरे होते हैं। वो बेसिकली प्रोटीन और एनर्जी के कैप्सूल हैं। अब ये पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि वो किस प्रजाति के परागकण हैं और इंसान का इम्यून सिस्टम उन पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, मान लीजिए हवा में परागकण उड़ रहे हैं, तो वो कितनी देर तक जिंदा या काम करने लायक रहते हैं? मेरा मतलब है उनकी वायबिलिटी कितनी होती है? क्या वे हफ्तों तक हवा में मंडराते रह सकते हैं? ये प्रजाति दर प्रजाति बहुत ज्यादा वेरी करता है और स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये नीट का एक और अलर्ट पॉइंट है। कुछ अनाज जैसे धान और गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता महज 30 मिनट में खो देते हैं। सिर्फ 30 मिनट? हाँ, मतलब फूल से निकलने के आधे घंटे के अंदर उन्हें मादा अंग तक पहुंचना होता है, वरना वो बेकार हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कुछ कुलों जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी में परागकण महीनों तक जीवित रह सकते हैं। धान और गेहूं के लिए सिर्फ 30 मिनट? ये तो एक बहुत ही रिस्की टाइम लिमिट है। क्या हम इंसानों ने इसका कोई हल निकाला है? जैसे हम ब्लड बैंक में खून स्टोर करते हैं, क्या हम भविष्य के लिए परागकणों को स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल, और इस तकनीक को क्रायोप्रिजर्वेशन कहते हैं। ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और सीड बैंक्स की तरह ही हम परागकणों को लिक्विड नाइट्रोजन में सुरक्षित रख सकते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन? उसका तापमान तो बहुत खतरनाक होता है ना? हाँ, इसका तापमान होता है -196 डिग्री सेल्सियस। बाप रे! इस अत्यधिक ठंडे तापमान पर बायोलॉजिकल घड़ी एक तरह से रुक जाती है। परागकण वर्षों तक बिना खराब हुए पड़े रह सकते हैं। और इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर भविष्य में क्लाइमेट चेंज या किसी बीमारी से कोई फसल नष्ट होने लगे, तो प्लांट ब्रीडर्स इन स्टोर्ड परागकणों का इस्तेमाल करके नई रेजिस्टेंट वैरायटीज तैयार कर सकते हैं। -196 डिग्री सेल्सियस। सच में विज्ञान बहुत अद्भुत है। तो हमने देखा कि कैसे प्रकृति ने एक शानदार डिलीवरी पैकेज बनाया है और उसे टाइम लिमिट भी दी है। बिल्कुल। लेकिन ये पैकेज जा कहाँ रहा है? इसे रिसीव करने वाला सिस्टम भी तो उतना ही एडवांस होना चाहिए। चलिए अब इस कहानी के दूसरे हिस्से यानी मादा जनन अंग की तरफ मुड़ते हैं, जिसे जायांग या गाइनेशियम कहते हैं। हाँ। इसके 3 मुख्य भाग बताए गए हैं: वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, वर्तिका यानी स्टाइल और अंडाशय जिसे ओवरी कहते हैं। सही। इसे इमेजिन करना बहुत आसान है। एक सुराही या फूलदान के बारे में सोचो। ऊपर का जो चपटा हिस्सा है, जहां परागकण आकर लैंड करते हैं, यानी उनका हेलीपैड, वो स्टिग्मा है। ओके। उसके नीचे जो लंबी पतली गर्दन जैसी नली है, वो स्टाइल है। और सबसे नीचे जो फूला हुआ हिस्सा है, वो ओवरी है। और इस ओवरी के अंदर ही मुख्य चीज मौजूद है, ओव्यूल यानी बीजांड, जिसे विज्ञान की भाषा में मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। ये संरचना सुनने में थोड़ी जटिल लगती है। अगर हम इसे दिमाग में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? चलिए एक बार फिर से अपना इमेजिनेशन ऑन करते हैं। मान लीजिए ओवरी के अंदर एक छोटी सी अंडाकार संरचना है, जो एक छोटे से डंठल से जुड़ी है। ठीक है। इस डंठल को बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक सेब टहनी से जुड़ा होता है। और जिस बिंदु पर बीजांड इस डंठल से जुड़ता है, उसे हाइलम कहते हैं। हाइलम, राइट। अब इस बीजांड को चारों तरफ से सुरक्षा की परतों ने घेर रखा है, जिन्हें इंटीग्यूमेंट्स या अध्यावरण कहते हैं। लेकिन ये परतें इसे पूरी तरह से पैक नहीं करती। पूरी तरह पैक क्यों नहीं करती? पराग नलिका को अंदर भी तो आना है। बिल्कुल सही पकड़ा। ऊपर की तरफ एक छोटा सा छेद खुला रह जाता है, जिसे माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। यही वो दरवाजा है। हाँ, यही वो दरवाजा है जहां से पोलन ट्यूब अंदर एंट्री लेगी। और इस द्वार के ठीक विपरीत जो नीचे का बेस वाला हिस्सा होता है, उसे कलेजा या निभाग कहते हैं। ये संरचना तो एकदम स्पष्ट हो गई, लेकिन इस बीजांड के अंदर जो मुख्य हिस्सा है, जिसे न्यूसेलस या बीजांड काय कहा जाता है, उसका क्या काम है? न्यूसेलस वास्तव में कोशिकाओं का एक बड़ा समूह है, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में रिजर्व फूड रहता है। ये फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक को सुरक्षित रखता है और उसे विकसित होने के लिए पोषण देता है। एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश। ये नाम सुनते ऐसा लगता है कि यही वो जगह है जहां सारा जादू होने वाला है। तो जैसे नर हिस्से में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ था, क्या यहाँ मेगास्पोरोजेनेसिस होता है? एकदम परफेक्ट लॉजिक है। न्यूसेलस के अंदर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक बड़ी कोशिका होती है, जिसे मेगास्पोर मदर सेल या एमएमसी कहते हैं। ओके। यह कोशिका भी मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन करती है
और नियम के अनुसार मियोसिस के बाद कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 1 से 4 कोशिकाएं बनेंगी। बिल्कुल, 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी ट्विस्ट है। नर वाले हिस्से में चारों परागकण बन गए थे और हवा में उड़ गए थे। हाँ, लेकिन यहाँ अधिकांश पौधों में इन 4 में से 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ 1 मेगास्पोर ही फंक्शनल बचता है। ओहो, मतलब यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चल रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? पौधे ने 4 कोशिकाएं बनाने में इतनी ऊर्जा खर्च की और फिर 3 को मार दिया। इसका बायोलॉजिकल कारण क्या है? ये प्रकृति का रिसोर्स मैनेजमेंट है। ध्यान दो, एक बीज बनाने के लिए बहुत भारी मात्रा में पोषण और ऊर्जा की जरूरत होती है। हाँ, वो तो है। अगर पौधा उन चारों को विकसित करने लगे तो संसाधन बढ़ जाएंगे और चारों कमजोर रह जाएंगे। इसके बजाय पौधा अपने सारे न्यूट्रिएंट्स सिर्फ एक सबसे मजबूत मेगास्पोर को देता है, ताकि भ्रूण के बचने की संभावना 100% हो जाए। वाह, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये तो बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी है। तो अब इस एक बचे हुए अकेले फंक्शनल मेगास्पोर का क्या होता है? अब यहाँ से एम्ब्रियो सैक के निर्माण का क्लाइमैक्स शुरू होता है। उस अकेले सेल का जो न्यूक्लियस है वो समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस करना शुरू करता है। ओके। लेकिन यहाँ एक कैच है, इसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन या मुक्त केंद्रक विभाजन कहते हैं। मुक्त केंद्रक से आपका मतलब है कि सिर्फ केंद्रक डिवाइड हो रहा है, उसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं बन रहे? यू गॉट इट। सामान्यतः जब एक न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो तुरंत बीच में एक दीवार बन जाती है और 2 अलग कोशिकाएं बन जाती है। हाँ, जनरली यही होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। पहले एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 बनता है और दोनों ऑपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। फिर 2 से डिवाइड होकर 4 बनते हैं और 4 से 8 बन जाते हैं। तो अब हमारे पास एक ही बड़ी कोशिका के अंदर 8 केंद्रक बिना किसी दीवार के तैर रहे हैं। बिल्कुल। बिना दीवारों के 8 न्यूक्लियस। ये तो किसी साइंस फिक्शन मूवी के सीन जैसा लग रहा है। फिर ये प्रॉपर कोशिकाएं कब बनती हैं? इस 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद सेल वॉल बननी शुरू होती है। अब सभी लोग ध्यान से इमेजिन करना कि ये 8 केंद्रक खुद को कैसे अरेंज करते हैं। जी। इन 8 में से 6 केंद्रकों के चारों ओर भित्ति बन जाती है और वे प्रॉपर कोशिकाएं बन जाते हैं। रुकिए, मुझे थोड़ा गणित समझने दीजिए। आपने कहा 8 केंद्रक, फिर 6 के चारों तरफ दीवार बन गई, 2 बीच में रह गए। हाँ। तो ये कुल मिलाकर कितनी कोशिकाएं हुई? मेरे हिसाब से तो ये 6 छोटी कोशिकाएं और जो 2 केंद्रक खुले घूम रहे हैं। यही तो सारा लॉजिक है। जो 2 केंद्रक बीच में बचे हैं वो हवा में नहीं घूम रहे हैं, वो उस पूरी की पूरी बड़ी कोशिका के अंदर मौजूद हैं। अच्छा। इस बड़ी कोशिका को सेंट्रल सेल या केंद्रीय कोशिका कहते हैं और उन 2 केंद्रकों को पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। अच्छा, मतलब वो पूरी की पूरी बाउंड्री ही एक 7वीं बड़ी कोशिका बन गई। चलिए, इन कोशिकाओं के अरेंजमेंट को समझते हैं। माइक्रोपाइलर एंड पर क्या होता है? जहां से पोलन ट्यूब अंदर आएगी, उस सिरे पर 3 कोशिकाएं मिलकर एग एपरेटस या अंडोपकरण बनाती हैं। इसमें 2 सिनर्जिड्स या सहाय कोशिकाएं होती हैं और एक एग सेल होती है। ओके। इन सिनर्जिड्स के पास उंगलियों जैसी एक बहुत ही विशेष संरचना होती है जिसे फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक तरह का केमिकल रडार है। केमिकल रडार। हाँ, यही वो हिस्सा है जो बाद में पराग नलिका को सही दिशा दिखाता है कि इधर आओ, एग सेल यहाँ इंतजार कर रही है। वाह, मतलब एक पूरा का पूरा बायोलॉजिकल नेविगेशन सिस्टम। और दूसरे सिरे पर यानी कैलाजल एंड पर क्या है? वहां पर 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें एंटीपोडल्स या प्रतिव्यासांत कहते हैं। तो अगर मैं पूरा हिसाब लगाऊं, 3 कोशिकाएं ऊपर बीजांड द्वार की तरफ, 3 कोशिकाएं नीचे निभाग की तरफ और बीच में एक बहुत बड़ी केंद्रीय कोशिका जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। बिल्कुल सही कैलकुलेशन। इसीलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं, याद रखना, एक परिपक्व एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड होता है। 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट। हाँ, ये नीट का फेवरेट सवाल है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि केंद्रक 8 हैं तो कोशिकाएं 7 कैसे। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में छप गया होगा। सच में 8 केंद्रक लेकिन सिर्फ 7 कोशिकाएं। ये बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है। कहानी शुरू होती है उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक टुंड्रा से। बर्फ ही बर्फ है वहां। हाँ, तो वहां खदान की खुदाई चल रही थी और वैज्ञानिकों को बर्फ के बहुत नीचे दबा हुआ एक छोटा सा बीज मिला। जब उस बीज की कार्बन डेटिंग की गई ना, तो पता चला कि वो कोई आम बीज नहीं था। अच्छा।
वो ल्यूपाइनस आर्क्टिकस नाम के पौधे का बीज था और वो वहां 10,000 साल से दफन था। 10,000 साल, गजब। 10,000 साल मतलब मानव सभ्यता ने जब ठीक से खेती करना भी शुरू नहीं किया था, तब से वो बीज उस बर्फ में सोया हुआ था। डॉर्मेंसी में था वो। बिल्कुल। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है। वैज्ञानिकों ने उस बीज को निकाला, उसे सही तापमान दिया और हैरानी की बात ये रही कि वो बीज ना सिर्फ अंकुरित हुआ मतलब जर्मिनेट हुआ, बल्कि उसमें फूल भी खिले। क्या बात है। तो आज के इस सेशन में हम पुष्पीय पादपों यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के इसी रहस्यमय संसार के दस्तावेजों को खंगालने वाले हैं। ये सच में एक ऐसा विषय है ना जो हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, लेकिन हम कभी उस पर गौर नहीं करते। हम अक्सर पौधों को बहुत ही शांत और एक जगह खड़ा हुआ मान लेते हैं। हाँ, हमें लगता है कि वो तो बस निष्क्रिय हैं, पैसिव हैं। बिल्कुल, हमें लगता है कि प्रकृति में सारा जो स्ट्रगल है, सारा सर्वाइवल का गेम है, वो सिर्फ जानवरों के पास है। लेकिन आज जिन वैज्ञानिक स्रोतों का हम विश्लेषण कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल अलग ही स्टोरी बताते हैं। हाँ, इन दस्तावेजों से पता चलता है कि एक पौधा जिसके पास सोचने के लिए कोई दिमाग नहीं है, कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ऐसी जटिल रणनीतियां और धोखे इस्तेमाल करता है जो किसी भी एडवांस कंप्यूटर सिस्टम को मात दे दे। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, बिना दिमाग के इतना सटीक मैनेजमेंट। तो आज हम पौधों के प्रजनन, विशेष रूप से उनके परागण या पॉलिनेशन की बात करने वाले हैं। हाँ, पॉलिनेशन बहुत क्रिटिकल टॉपिक है। बुनियादी स्तर पर हम जानते हैं कि पराग कणों का नर भाग से निकलकर मादा भाग तक पहुंचना परागण कहलाता है, यानी पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक जाना। हाँ, स्टिग्मा तक पहुंचना। लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो प्रकृति के कई अजीबोगरीब रूप देखने को मिलते हैं। जैसे स्रोतों में एक विशेष प्रकार के परागण का जिक्र है जिसे ऑटोगैमी या स्वयुग्मन कहा जाता है। अब सारे स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दें, ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑटोगैमी का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन। ओके। जब एक ही फूल के परागकण उसी फूल के स्टिग्मा पर गिरकर उसे फर्टिलाइज कर देते हैं, इसमें पौधे को किसी बाहरी कीड़े या हवा की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब सब कुछ खुद ही कर लिया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ इवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा नियम काम करता है। प्रकृति हमेशा चाहती है कि जीन्स आपस में मिलें। जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए। एकदम सही, ताकि नई पीढ़ी में जेनेटिक डाइवर्सिटी आए और वो बीमारियों या बदलते मौसम का बेहतर सामना कर सके। इसीलिए ज्यादातर पौधे क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहते हैं। हाँ, वो सेल्फ पॉलिनेशन से बचने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन कुछ पौधों ने सर्वाइवल के लिए बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना है। यहीं पर वायोला, ऑक्सैलिस और कोमिलिना जैसे पौधों का जिक्र आता है। ये तीनों एग्जाम्पल्स नीट में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वायोला, ऑक्सैलिस और कोमिलिना। तो इन पौधों की रणनीति सच में अजीब है। मतलब इनमें दो तरह के फूल खिलते हैं। एक तो वो जो नॉर्मल होते हैं, दुनिया के सामने खिलते हैं, जिन्हें चास्मोगैमस कहते हैं। हाँ, खुले हुए फूल। लेकिन इन्हीं पौधों में एक दूसरे प्रकार के फूल भी होते हैं जिन्हें क्लिस्टोगैमस या अनुन्मील्य परागी पुष्प कहते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। हाँ, ये वो फूल हैं जो जीवन में कभी भी नहीं खिलते। ये हमेशा एक बंद कली की तरह रहते हैं, कभी ओपन ही नहीं होते वो। तो अगर मैं इसकी तुलना करूं तो ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई इंसान जीवन भर एक अंडरग्राउंड बंकर में रहे और बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ही ना रखे। सही एनालॉजी है। तो विकासवाद के नजरिए से क्या ये एक बहुत बड़ी गलती नहीं है? मतलब जब फूल खिलेगा ही नहीं तो कोई बाहरी परागकण अंदर नहीं आ पाएगा और इससे तो जेनेटिक डाइवर्सिटी पूरी तरह खत्म हो जाएगी ना। आपका ये जो बंकर वाला एग्जाम्पल है ना, ये बहुत सटीक है। देखने में तो ये एक बहुत बड़ी इवोल्यूशनरी गलती लगती है। हाँ। लेकिन एक बात याद रखना, प्रकृति कोई भी काम बिना बैकअप प्लान के नहीं करती। अच्छा। क्लिस्टोगैमस फूल असल में एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। इमेजिन करो, एक ऐसा साल आता है जब भयंकर बारिश होती है या मौसम इतना खराब होता है कि पॉलिनेटर्स जैसे मधुमक्खियां बाहर ही नहीं निकल पाती। तो उन फूलों का क्या होगा जो खिल के इंतजार करें? वो तो बिना बीज बना ही जा जाएंगे, पौधे की पीढ़ी खत्म। अरे बाप रे। बिल्कुल। और इसी सर्वनाश से बचने के लिए ये बंद फूल काम आते हैं। चूंकि ये बंद रहते हैं, इनके अंदर नर और मादा अंग एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं। तो जैसी पराग कोश फटता है, हाँ, जैसे ही एंथर फटेगा, पॉलन ग्रेन सीधा स्टिग्मा पर गिर जाते हैं। भले ही दुनिया में एक भी मधुमक्खी ना बचे, ये बंद फूल 100% बीज बनाना सुनिश्चित करते हैं। मतलब सीड तो बनेगा ही बनेगा। हाँ, बायोलॉजी में इसे अशोर्ड सीड सेट कहा जाता है। बोर्ड एग्जाम में ये टर्म लिखने पर सीधे नंबर मिलते हैं। ये पौधे का तरीका है ये कहने का कि डाइवर्सिटी जरूरी है, लेकिन जिंदा रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये तो बहुत स्मार्ट है।
तो ये बात हुई बंकर में छुपकर सर्वाइव करने की। लेकिन अगर बंकर से बाहर निकलें तो कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो कीड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बजाय हवा और पानी पर निर्भर रहते हैं। एबायोटिक एजेंट्स। हाँ, तो ये जो हवा और पानी द्वारा परागण करना है ना, ये असल में एक बहुत बड़ा जुआ है। जुआ कैसे? क्योंकि हवा किस दिशा में चलेगी या पानी किस तरफ बहेगा, इस पर पौधे का कोई कंट्रोल नहीं होता। हाँ, ये तो लक की बात है। पूरा लक है। और इस लक को अपने फेवर में करने के लिए जो हवा से पॉलिनेशन करने वाले पौधे हैं वो भारी मात्रा में लाखों करोड़ों पॉलन ग्रेन्स हवा में छोड़ते हैं। ओहो। इसका एक बहुत ही विजुअल और आम उदाहरण भुट्टा या मक्का है। कॉर्न कॉब। जी, स्रोतों में मक्के के फुंदनों का जिक्र है। जब हम भुट्टे को देखते हैं तो उसके ऊपर जो मुलायम रेशेदार बाल होते हैं वो असल में क्या होते हैं? अब यहाँ सब इमेजिन करो मक्के का खेत। वो जो रेशेदार बाल है ना, वो असल में उस पौधे के स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं। अच्छा, वो बाल स्टिग्मा हैं। हाँ, वो जानबूझकर इतने लंबे होते हैं और हवा में झूलते रहते हैं ताकि जब हवा में उड़ते हुए पॉलन ग्रेन्स वहां से गुजरें तो वो उन्हें एक जाल की तरह पकड़ सकें। वाह! ये हवा द्वारा परागण का एक बहुत ही शानदार अडेप्टेशन है। हवा का तो समझ में आता है, लेकिन जल परागण के बारे में एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य है। वाटर पॉलिनेशन। हाँ, पानी के जरिए परागण पुष्पीय पादपों में अत्यंत दुर्लभ है। ये केवल लगभग 30 जनरा तक ही सीमित है। सिर्फ 30 वंश? पृथ्वी पर इतना पानी है, फिर भी पौधे इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि पानी एक बहुत ही मुश्किल मीडियम है। पानी परागकणों को भारी कर सकता है, उन्हें सड़ा सकता है या बहाकर कहीं भी ले जा सकता है। तो फिर जो करते हैं वो कैसे बचते हैं? जो पौधे पानी से परागण करते हैं उनके परागकणों के ऊपर एक खास तरह की म्यूसिलेज या चिपचिपी परत होती है। म्यूसिलेज की कोटिंग। वैलिस्नेरिया का एग्जाम्पल इस मामले में अद्भुत है। एनसीईआरटी में इसका बहुत प्यारा डायग्राम दिया है। वैलिस्नेरिया पानी के अंदर रहने वाला पौधा है ना? हाँ। वो कैसे काम करता है? इसकी प्रोसेस किसी कोरियोग्राफ डांस की तरह होती है। वैलिस्नेरिया की जो फीमेल फ्लावर होती है वो एक लंबे स्प्रिंग जैसे डंठल से जुड़ी होती है। जब पॉलिनेशन का टाइम आता है तो वो डंठल खुलता है और मादा फूल पानी की सतह पर तैरने लगता है। मतलब वो सरफेस पर आ जाती है। हाँ, दूसरी तरफ जो मेल फ्लावर्स हैं वो पौधे से टूटकर अलग हो जाते हैं और छोटी छोटी नावों की तरह पानी की सतह पर आ जाते हैं। अरे वाह! ये मेल फ्लावर्स पानी की धाराओं के साथ बहते हुए फीमेल फ्लावर से टकराते हैं और अपने पॉलन ग्रेन्स उस पर छोड़ देते हैं। और फिर? इसके बाद फीमेल फ्लावर का डंठल वापस स्प्रिंग की तरह सिकुड़ता है और फून को फर्टिलाइजेशन के लिए वापस पानी के गहरे हिस्से में खींच लेता है। ये तो मतलब किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सीन जैसा लगता है ना? और एक समुद्री घास भी है जो स्टेरा, सी ग्रास। हाँ, उसमें तो सरफेस पर आने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसके परागकण लंबे फीते जैसे होते हैं और उनका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, तो वो पानी के भीतर ही आराम से तैरते हुए फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाते हैं। इनसाइड द वाटर ही ये काम हो जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। पूछिए। अगर हम वाटर लिली या वाटर हायसिंथ यानी जलकुंभी की बात करें तो ये तो पानी के ही पौधे हैं, तालाबों में भरे रहते हैं। हाँ, हर जगह दिखते हैं। लेकिन ये पानी के जरिए परागण क्यों नहीं करते? ये नीट का एक बहुत ही ट्रिकी और फेवरेट क्वेश्चन है। कोई भी सोचेगा कि भाई आप पानी में हो तो पानी का इस्तेमाल करोगे। बिल्कुल। लेकिन एवोल्यूशन हमेशा आसान रास्ता नहीं चुनता, वो अपनी हिस्ट्री के हिसाब से काम करता है। वाटर लिली और वाटर हायसिंथ भले ही पानी में रहते हों, लेकिन उनके फूल पानी की सतह से काफी ऊपर हवा में खिलते हैं। हाँ, फूल तो ऊपर ही दिखते हैं। वो अपने परागण के लिए कीड़ों या हवा का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? क्या पानी वाली तकनीक उनके लिए काम नहीं करती? देखिए, बात तकनीक की नहीं है, बात उनके पूर्वजों की है। ये पौधे उन जमीनी पौधों के वंशज हैं जिन्होंने बहुत पहले कीड़ों द्वारा पॉलिनेशन की सक्सेसफुल टेक्निक विकसित कर ली थी। अच्छा। जब ये पौधे इवोल्यूशन के दौरान पानी में गए तो उन्होंने अपनी रहने की जगह तो बदल ली, लेकिन अपनी सबसे सक्सेसफुल रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी को नहीं छोड़ा। मतलब ये साबित करता है कि करंट एनवायरनमेंट से ज्यादा प्रजाति का जेनेटिक इतिहास तय करता है कि वो कैसे बर्ताव करेगी। बिल्कुल सही। ये बहुत ही गहरा नजरिया है। चलिए अब हवा और पानी की इस अनिश्चितता से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उन पौधों की जिन्होंने पॉलिनेशन के लिए बाकायदा एक बिजनेस मॉडल खड़ा कर लिया है। बायोटिक एजेंट्स। हाँ, बायोटिक एजेंट्स यानी जानवरों और कीड़ों द्वारा होने वाला परागण। यहाँ हम पौधों का सबसे चालाक रूप देखते हैं। देखो, कोई भी मधुमक्खी किसी फूल के पास समाज सेवा करने नहीं जाती है। हाँ, उन्हें तो खाना चाहिए। उन्हें एनर्जी के लिए भोजन चाहिए
और पौधे इस बात को समझते हैं। इसीलिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसे हम रिश्वत या रिवॉर्ड कह सकते हैं। रंग बिरंगी पंखुड़ियां और तेज खुशबू असल में कीड़ों के लिए एडवर्टाइजमेंट है, जो बताते हैं कि यहां आओ, यहां तुम्हें मकरंद मिलेगा। मकरंद यानी नेक्टर तो एक आम रिवॉर्ड है, लेकिन कुछ पौधे बहुत ही अजीबोगरीब रिश्वत देते हैं। एमोर्फोफैलस नाम के पौधे का फूल 6 फुट ऊंचा होता है। इमेजिन करो, इंसान की हाइट के बराबर का फूल। अब इतने बड़े फूल का क्या काम? ये फूल कीड़ों को खाने के लिए कुछ नहीं देता, बल्कि यह उन्हें अंडे देने के लिए एक बहुत ही सुरक्षित, गर्म और शिकारियों से बची हुई जगह प्रदान करता है। एक सेफ नर्सरी की तरह। एकदम सही। कीड़े वहां आते हैं, अंडे देते हैं और इस पूरी प्रोसेस में अनजाने में फूल के शरीर से रगड़ खाकर पॉलिनेशन कर देते हैं। युक्का का पौधा और शलभ यानी मौत की कहानी भी तो कुछ ऐसी ही है। हाँ, युक्का और मौत की कहानी इसे एक लेवल और ऊपर ले जाती है। ये एक ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म है। ऑब्लिगेट मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते। इनकी लाइफ साइकिल एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अच्छा। जो फीमेल मौत है वो अपने अंडे युक्का फूल के ओवरी के ठीक अंदर देती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जानबूझकर दूसरे फूल से लाया हुआ पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर रगड़ती है ताकि बीज बन सके। वो जानबूझकर ऐसा करती है? हाँ, क्योंकि जब अंडे में से लार्वा बाहर आता है तो वो उन डेवलप हो रहे बीजों में से कुछ बीजों को खाकर बड़ा होता है। मतलब पौधे ने अपने कुछ बीजों की कुर्बानी दे दी ताकि बाकी बीज सुरक्षित रह सके। बिल्कुल, गिव एंड टेक। लेकिन जहाँ व्यापार होता है, जहाँ रिवॉर्ड होता है, वहाँ चोरी भी तो होती है। मैंने पढ़ा कि कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जिन्हें नेक्टर रॉबर्स या मकरंद चुराने वाले कहा जाता है। प्रकृति में फ्री राइडर्स की कोई कमी नहीं है। कुछ भौरे इतने चालाक होते हैं कि वो फूल के अंदर उस रास्ते से जाते ही नहीं जहां परागकण होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो फूल के निचले हिस्से में छेद करते हैं, सीधा नेक्टर पीते हैं और बिना पॉलिनेशन किए उड़ जाते हैं। पौधे की सारी मेहनत बेकार। तो क्या पौधे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं? मुझे नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर मुझे स्रोतों का सबसे दिलचस्प हिस्सा लगता है, पौधों का अपना केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म। हाँ, ये बहुत ही एडवांस चीज है। अगर हम इसे एक आम जिंदगी की एनालॉजी से समझे ना, तो ये किसी हाईटेक बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम जैसा है। बिल्कुल। जैसे एक सुरक्षित इमारत में घुसने के लिए आपको सही फिंगरप्रिंट या पासवर्ड की जरूरत होती है, वरना अलार्म बज जाता है। स्टिग्मा पर हर रोज न जाने कितने अलग अलग पौधों के परागकण गिरते होंगे, आम, नीम, घास, गुलाब। तो पौधे को कैसे पता चलता है कि कौन सा परागकण उसकी अपनी प्रजाति का है? ये बायोमेट्रिक वाली एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। बायोलॉजी में हम इसे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं। ये एक बहुत ही जटिल केमिकल डायलॉग है। जब कोई पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरता है तो स्टिग्मा एक स्कैनर की तरह काम करता है। वो परागकण के सरफेस पर मौजूद स्पेशल प्रोटीन्स को रीड करता है। मतलब वो पासवर्ड चेक कर रहा है? जी हाँ। अगर प्रोटीन का पासवर्ड मैच नहीं होता, मान लीजिए गुलाब के फूल पर गेंदे का पॉलन गिर गया, तो स्टिग्मा तुरंत कुछ केमिकल रिलीज करता है जो उस पॉलन को वहीं रोक देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। वहां रिजेक्ट। लेकिन अगर पासवर्ड सही निकलता है तो स्टिग्मा उस परागकण को एक्सेप्ट कर लेता है। और एक्सेप्ट करने के बाद असली यात्रा शुरू होती है। हाँ, एक्सेप्ट होते ही पॉलन ग्रेन से एक छोटी सी नली निकलती है जिसे पॉलन ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब स्टाइल के सॉलिड टिश्यूज को केमिकल्स के जरिए पिघलाते हुए रास्ता बनाते हुए नीचे ओवरी तक जाती है। लेकिन एक सेकंड, क्या होगा अगर उसी फूल का परागकण उसी के स्टिग्मा पर गिर जाए? हमने शुरुआत में बात की थी कि पौधे सेल्फ पॉलिनेशन से बचना चाहते हैं ताकि डाइवर्सिटी बनी रहे। हाँ। तो क्या इस बायोमेट्रिक सिस्टम में इसके लिए कोई उपाय है? बहुत ही शानदार सवाल, और इसका जवाब है स्व असमंजस या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये क्या होता है? पौधों का ये सिक्योरिटी सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि वो न सिर्फ दूसरी प्रजाति के परागकण को पहचानता है, बल्कि अगर उसे लगता है कि ये पॉलन उसी पौधे का है और इससे इनब्रीडिंग हो सकती है, तो वो उसे भी रिजेक्ट कर देता है। अरे वाह! स्टिग्मा खुद के ही पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को रोक देता है या उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। लेकिन जैसा कि इंसानों की फितरत है, हमने प्रकृति के इस इतने सुरक्षित पासवर्ड सिस्टम को भी हैक कर लिया है। हाँ, इंसान कहाँ पीछे रहने वाला है। स्रोतों में कृत्रिम संकरीकरण या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का जिक्र है, जो असल में इस सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास करने का हमारा तरीका है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हमारे मॉडर्न एग्रीकल्चर की नींव है। जब साइंटिस्ट्स किसी पौधे में मनचाहे गुण डालना चाहते हैं, मान लीजिए टमाटर की एक प्रजाति है जो बड़ी है और दूसरी जो बीमारियों से लड़ सकती है, तो वो इन दोनों को मिलाना चाहते हैं। हाँ, इसके लिए वे प्रकृति के भरोसे नहीं बैठ सकते कि हवा चलेगी और काम हो जाएगा। तो वे इस प्रोसेस को कंट्रोल कैसे करते हैं?
मैंने इमैस्कुलेशन और बैगिंग के बारे में पढ़ा है। बोर्ड एग्जाम्स में सीधे 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इसके स्टेप्स पर। ध्यान से सुनना। ये बिल्कुल एक सर्जिकल ऑपरेशन की तरह होता है। अगर फूल बाइसेक्सुअल है, मतलब उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हैं, तो साइंटिस्ट्स फूल के खिलने से पहले ही एक छोटी सी चिमटी या फोर्सेप्स लेते हैं। हाँ। और सावधानी से उसके एंथर्स को काटकर हटा देते हैं। इस प्रोसेस को इमैस्कुलेशन या विपुंसन कहते हैं। मतलब उन्होंने उस फूल को सेल्फ पॉलिनेट होने का मौका ही नहीं दिया। बिल्कुल, मेल पार्टी हटा दिया और उसके तुरंत बाद उस फूल को एक बटर पेपर के बैग से ढक दिया जाता है। इसे बैगिंग कहते हैं। ये बैग क्यों लगाते हैं? ताकि कोई अनचाहा पॉलन हवा से उड़कर उस स्टिग्मा पर न गिर जाए। प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, फिर जब वो स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है और स्कैनिंग के लिए रेडी होता है, तब साइंटिस्ट अपने चुने हुए डिजायर्ड पॉलन लाते हैं, बैग हटाते हैं, उन्हें स्टिग्मा पर डस्ट करते हैं और वापस बैग लगा देते हैं। ये तो बाकायदा एवोल्यूशन को हाईजैक करना हुआ। बिल्कुल, हमने सिस्टम अपने हाथ में ले लिया। तो चलिए मान लेते हैं कि सही परागकण स्टिग्मा पर आ गया, चाहे वो प्राकृतिक रूप से आया हो या इंसान ने डाला हो। पॉलन ट्यूब नीचे ओवरी तक पहुंच गई। हाँ। इसके बाद जो होता है, स्रोतों के अनुसार वो एंजियोस्पर्म्स का सबसे बड़ा रहस्य है। इसे दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये भी बहुत क्रूशल टॉपिक है। निषेचन तो समझ आता है, नर और मादा का मिलना, लेकिन ये दोहरा क्यों है? इसे समझने के लिए हमें उस पॉलन ट्यूब के अंदर झांकना होगा। उस नली के अंदर सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 मेल गैमीट्स यानी 2 स्पर्म सेल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं। 2 क्यों? इंसान या जानवरों में तो एक ही स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है ना? यही तो फ्लावरिंग प्लांट्स का मास्टर स्ट्रोक है। इमेजिन करो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। जब पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करती है तो वो दोनों मेल गैमीट्स को अंदर रिलीज कर देती है। पहला मेल गैमीट जाकर सीधे एग सेल से जुड़ जाता है, जिसे सिंगैमी कहते हैं। तो इससे क्या बनता है? इस मिलन से बनता है जाइगोट, जो आगे चलकर पौधे का एम्ब्रियो बनेगा। ये तो वह पहला फर्टिलाइजेशन। तो दूसरा मेल गैमेट क्या कर रहा होता है? क्या वो कोई बैकअप है? नहीं, वो बैकअप नहीं है। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। वो दूसरा मेल गैमीट एम्ब्रियो सैक के बिल्कुल बीचों बीच जाता है, जहां सेंट्रल सेल होती है। अच्छा। इस सेल में पहले से ही 2 पोलर न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। ये मेल गैमीट जाकर उन दोनों के साथ फ्यूज हो जाता है। मतलब 3 चीजें मिल रहे हैं। बिल्कुल, चूंकि यहाँ 3 न्यूक्लियाई का आपस में जुड़ाव हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो एक ने जाइगोट बनाया और दूसरे ने इन 2 के साथ मिलकर कुछ और बनाया। ये दूसरा वाला बनाता क्या है? ये ट्रिपल फ्यूजन आगे चलकर एक बहुत ही खास टिश्यू बनाता है, जिसे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या PEN कहते हैं, और फिर वो भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म बनता है। और इस एंडोस्पर्म का काम क्या है? प्रकृति ने इसके लिए इतनी जटिल प्रक्रिया क्यों बनाई? एंडोस्पर्म असल में उस छोटे से एम्ब्रियो के लिए एक पैक्ड लंच या न्यूट्रिशन का भंडार है। खाना है उसके लिए। हाँ, अगर हम इसके पीछे का इवोल्यूशनरी लॉजिक समझें तो ये बहुत अमेजिंग है। पाइन जैसे जिम्नोस्पर्म्स में पौधा फर्टिलाइजेशन से पहले ही बीज के लिए खाना जमा करना शुरू कर देता है। पौधे की सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ओह, तो पुष्पीय पादपों ने इस बर्बादी को रोकने का तरीका निकाल लिया। एकदम सही। डबल फर्टिलाइजेशन ये कंफर्म करता है कि पौधे की एनर्जी तभी खर्च हो जब फर्टिलाइजेशन पक्का हो जाए। दूसरा स्पर्म ये सिग्नल देता है कि हाँ, एम्ब्रियो बन चुका है, अब तुम इसके लिए खाना बनाना शुरू करो। ये तो एनर्जी एफिशिएंसी का चरम है। क्या हम अपनी आम जिंदगी में इस एंडोस्पर्म को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। आप नारियल पानी पीती हैं? हाँ, बहुत पीती हूँ। तो कच्चा नारियल इस एंडोस्पर्म का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। नीट में सवाल आता है, अच्छा, जो नारियल पानी हम पीते हैं वो असल में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। उसमें हजारों न्यूक्लियाई लिक्विड फॉर्म में तैर रहे होते हैं, जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए बने हैं। और जो सफेद गिरी या मलाई हम खाते हैं वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। मतलब अगली बार जब मैं बीच पर बैठकर नारियल पानी पी रही होंगी तो असल में मैं एक पौधे का वो न्यूट्रिशन पी रही हूँ जो उसने कॉम्प्लेक्स डबल फर्टिलाइजेशन के बाद अपने अजन्मे बच्चे के लिए जमा किया था। बिल्कुल, नजरिया ही बदल गया। यही तो बायोलॉजी की ब्यूटी है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फल में बदल जाती है और ओव्यूल्स बीज बन जाते हैं। लेकिन मैंने पढ़ा कि कुछ फलों के मामले में पौधे हमें धोखा भी देते हैं। धोखा कैसे? सेब और स्ट्रॉबेरी को आभासी फल या फॉल्स फ्रूट्स कहा जाता है। फल झूठा कैसे हो सकता है? टेक्निकली एक ट्रू फ्रूट केवल फूल की ओवरी से डेवलप होना चाहिए, लेकिन सेब या स्ट्रॉबेरी के केस में ऐसा नहीं होता। इनमें ओवरी तो होती ही है, लेकिन फूल का एक और हिस्सा
जिसे थैलेमस कहते हैं, हाँ। जिस पर पूरा फूल टिका होता हाँ, है। बेस छोटा है। हाँ, वो बेस भी फ्रूट का गूदेदार और रसीला हिस्सा बनाने में शामिल हो जाता है। हाँ। मतलब जिसे हम सेब का मीठा हिस्सा समझकर खाते हैं, वो असल में थैलेमस है, जो सूजकर रसीला हो गया है ताकि जानवरों को अट्रैक्ट कर सकें। जी हाँ, ये भी बीज को दूर तक फैलाने की एक स्ट्रैटेजी है। और बीजों की बात करें तो हमने शुरुआत में उस 10,000 साल पुराने आर्कटिक बीज की बात की थी। ल्यूपाइनस। हाँ, स्रोतों में एक और ऐसा ही उदाहरण है जो दिमाग चकरा देता है। कौन सा? मृत सागर यानी डेड सी के पास किंग हेराड के महल की खुदाई के दौरान खजूर का एक बीज मिला। जब उसकी डेटिंग की गई तो वो 2000 साल पुराना निकला। 2000 साल? और कमाल की बात यह है कि उसे भी सफलतापूर्वक उगा लिया गया। इसे सीड डोरमेंसी कहते हैं। ये सच में एक चमत्कार है। ये कैसे काम करता है? जब हालात खराब होते हैं ना, तो बीज अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बिल्कुल धीमा कर देता है और अपने अंदर की नमी को सुखा लेता है। वो एक तरह के सस्पेंडेड एनिमेशन में चला जाता है, जहां वो ना तो जिंदा दिखता है और ना ही मरा हुआ। वो बस सही टाइम और सही मॉइस्चर का इंतजार करता है, चाहे इसमें 2000 साल लगे या 10,000 साल। गजब की बात है। तो अब तक की चर्चा से ये साफ है कि पौधे जेनेटिक डाइवर्सिटी बनाए रखने के लिए हवा, पानी, जानवरों का सहारा लेते हैं और जटिल रासायनिक पासवर्ड सिस्टम बनाते हैं। हाँ, काफी मेहनत करते हैं। लेकिन स्रोतों के अंत में एक ऐसी प्रोसेस का जिक्र है जो अब तक की हमारी सारी बातों को पलट कर रख देती है। मैं बात कर रही हूँ असंख्य जनन या एपोमिक्सिस की। हाँ, एपोमिक्सिस। ये प्रकृति का एक बहुत ही रेयर लेकिन पावरफुल शॉर्टकट है। आसान भाषा में कहें तो ये बिना फर्टिलाइजेशन के ही बीज पैदा करने की प्रोसेस है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई मेल गैमीट नहीं आया, तो बीज कैसे बनेगा और वो बीज होगा कैसा? ये एक तरह का एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन है जो पूरी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करता है। नकल करता है मतलब? मतलब इसमें पौधे की कोई नॉर्मल डिप्लॉयड सेल बिना किसी मियोसिस के ही सीधे एम्ब्रियो में बदल जाती है। बिना मियोसिस के? हाँ, इसका रिजल्ट ये होता है कि इससे जो बीज बनता है वो अपने माता पिता का 100% जेनेटिक क्लोन होता है। एक मिनट, अभी तो हमने इतनी लंबी चर्चा की कि पौधे डाइवर्सिटी के लिए कितनी मेहनत करते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, क्रॉस पॉलिनेशन, फिर अचानक से ये क्लोन बनाने की जरूरत क्यों आ पड़ी? क्या ये इवोल्यूशन के उसूलों के खिलाफ नहीं है? ये बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है आपका। देखिए, डाइवर्सिटी तब जरूरी है जब आपको बदलना हो, खुद को अडैप्ट करना हो। लेकिन मान लीजिए कि इवोल्यूशन के लाखों सालों के जुए के बाद किसी एक पौधे को बिल्कुल परफेक्ट जीन्स मिल गए हैं। अच्छा। वो बीमारियों से लड़ सकता है, सूखे में रह सकता है और बेहतरीन फल दे सकता है। अब अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसके जीन्स फिर से शफल हो जाएंगे ना? हाँ, मिक्सिंग हो जाएगी। और हो सकता है कि अगली पीढ़ी में वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन टूट जाए। ओहो, मतलब जब आपके हाथ में ताश के सबसे बेहतरीन पत्ते आ गए हों तो आप पत्तों को दोबारा फेंटना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल। एपोमिक्सिस उसी परफेक्ट जेनेटिक कॉम्बिनेशन को लॉक करने का तरीका है। पौधा कहता है कि भाई मैं एकदम परफेक्ट हूं, अब मैं सिर्फ अपने क्लोन बनाऊंगा। ये तो बहुत ही अद्भुत रणनीति है। लेकिन इंसानों के लिए या हमारे भविष्य के लिए इस एपोमिक्सिस का क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस इतना बड़ा है कि ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बदल सकता है। आज के टाइम में हमारे किसान जो बेहतरीन फसलें उगाते हैं वो हाइब्रिड बीजों से आती हैं। हाँ, हाइब्रिड सीड्स। इन हाइब्रिड बीजों को लैब्स में बहुत मेहनत से बनाया जाता है, इसलिए बहुत महंगे होते हैं। हाँ, और मैंने सुना है कि किसान हाइब्रिड फसल से निकले बीजों को अगले साल वापस नहीं बो सकते। सही सुना है, क्योंकि अगर आप हाइब्रिड फसल के बीजों को बोएंगे तो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण जीन्स अलग-अलग हो जाएंगे, जिसे सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स कहते हैं। तो गुण बदल जाएंगे? हाँ, अगली पीढ़ी में वो हाइब्रिड वाले शानदार गुण बरकरार नहीं रहेंगे। इसीलिए बेचारे किसानों को हर साल बड़ी कंपनियों से महंगे हाइब्रिड बीज खरीदने पड़ते हैं। तो अगर हम एपोमिक्सिस का इस्तेमाल करें तो? इमेजिन करो, अगर हमारे साइंटिस्ट एपोमिक्सिस पैदा करने वाले जीन को हमारी मुख्य फसलों जैसे गेहूं, मक्का या चावल में सफलतापूर्वक डाल दें, तो हाइब्रिड बीज एक बार बोया और उससे जो बीज निकलेंगे वो बिना फर्टिलाइजेशन के बने होंगे, यानी वो अपने पेरेंट्स के परफेक्ट क्लोन होंगे। बिल्कुल। किसानों को लाइफ में कभी दोबारा महंगे हाइब्रिड बीज नहीं खरीदने पड़ेंगे। वो अपनी ही फसल से निकले बीजों को हर साल बो सकेंगे
और उन्हें वही शानदार हाइब्रिड पैदावार मिलेगी। ये तो एक रेवोल्यूशन ला सकता है। ये ग्लोबल एग्रीकल्चर और गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति के लिए एक जादुई छड़ी साबित हो सकता है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। एक छोटा सा पौधा जो शायद किसी घास के मैदान में चुपचाप अपने क्लोन बना रहा था, वो भविष्य में पूरी दुनिया की भुखमरी खत्म करने की चाबी बन सकता है। तो यही तो साइंस की असली पावर है। ज्ञान सिर्फ रटने के लिए नहीं है, बल्कि ये देखने के लिए है कि नेचर के उन छिपे हुए सिस्टम्स को समझकर हम मानव जाति की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप लोग किसी बगीचे से गुजरें, किसी फूल की खुशबू लें या बीच पर नारियल पानी पिएं, तो याद रखिएगा कि उसके पीछे लाखों सालों की केमिस्ट्री, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी और सर्वाइवल की एक शानदार कहानी छिपी है, जो अभी भी जारी है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाते रहिए।